हेलो फ्रेंड्स, बैच फॉर स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। तो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो आज हम जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो वो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है क्या। तो यहाँ पर जो लिखा है ब्रेक इवन एनालिसिस, तो ब्रेक इवन एनालिसिस इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है क्या। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये जो F.W. टेलर इज फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो यह इसके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो फादर या पितामह कहा जाता है वो है F.W. टेलर। इसका जो उद्देश्य है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, ये है कि मोस्ट इफ़िशियंसी और इकोनॉमिकल यानी सस्ता उत्पाद प्रदान करना। यानी सस्ता उत्पाद का मतलब ये है कि हम कम यानी कम पैसा लगाएं और ज़्यादा प्रॉफिट हो। यानी अच्छी से अच्छी मोस्ट इफ़िशियंसी यानी अच्छी क्षमता वाली अच्छी प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकें। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का यही तात्पर्य होता है, कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट। तो आता है कि प्रोडक्शन सिस्टम है क्या। अगला जो है प्रोडक्शन सिस्टम है क्या। तो इट इज ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर फॉर्म। तो प्रोडक्शन सिस्टम ये है कि किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। क्योंकि हम जो इनपुट देते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल को इनपुट देते हैं और वो जो आउटपुट हमको देता है, मतलब जिससे हम वो कंप्लीट प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं, तो वो होता है हमारा ये जितना भी इनके बीच जो सिस्टम होता है, इनके बीच जो जो प्रोसेस इस पर गुजारा जाता है, प्रोसेस होता है, वो हमारा आता है प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आता है कि प्रोडक्शन इसमें क्या क्या हुआ है। तो ये हमारा प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर आगे बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी है क्या। प्रोडक्टिविटी ये होता है कि इसमें जैसे हम किसी प्रोडक्ट को कितना कम कम इनपुट देते हैं, मतलब मिनिमम इनपुट देते हैं। मिनिमम इनपुट क्या हो गया, मिनिमम इनपुट यही हो गया कि एनर्जी हो गया, पैसा हो गया। तो मिनिमम इनपुट यही हो गया कि हम कम इनपुट देते हैं रॉ मटेरियल को, और जो हमको प्रोडक्ट बदले में, इसके बदले जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वो जैसे हमको ये प्रोडक्ट या अगर आगे हम मार्केट में बेचते हैं तो वो प्रॉफिट हमको ज़्यादा होता है। जैसे रॉ मटेरियल हम 5 रुपये में खरीदे और प्रॉफिट मार्केट में होता है 10 रुपया। तो ये जो हमका जो मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त होता है, मैक्सिमम आउटपुट, ये जो रिलेशन देता है, ये मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम इनपुट के द्वारा रिलेशन जो हमको बताता है वो होता है प्रोडक्टिविटी में बताता है। तो प्रोडक्टिविटी होता है मैक्सिमम आउटपुट अपॉन मिनिमम इनपुट। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन सिस्टम। तो क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में। प्रोडक्शन सिस्टम में एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं, वो उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो कॉस्ट इन्वॉल्व या मतलब कॉस्ट मतलब खर्च की, यानी पैसा की क्या क्या हमको प्रोडक्शन सिस्टम में लगता है। तो पहला हमको जो लगता है प्राइम कॉस्ट कहें या डायरेक्ट कॉस्ट कहें। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब, तो इस डायरेक्ट कॉस्ट में हमको डायरेक्ट मटेरियल लगता है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये हो गया कि हम कोई जब प्रोडक्ट तैयार करना है किसी भी चीज़ का, तो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगाते हैं। ये थोड़ी ना कि किसी भी चीज़ को अगर हम बनाते हैं, अगर हमको बुक ही बनाना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम डायरेक्ट कोई दुकान से खरीद कर बुक लाएंगे फिर से उसी को रिकन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। जब हमको बुक बनाना है, ऐसा कागज़ बनाना है, चाहे कुछ भी बनाना है, पहले रॉ मटेरियल का ही यानी कच्चा माल का ही उपयोग करते हैं। सबसे पहले कच्चे माल से ही हमको अगला प्रोसेस होता है। तो ये हम पहले डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिर प्लस क्या होता है, डायरेक्ट लेबर। यानी डायरेक्ट लेबर मतलब लेबर कितने लगते हैं, जो आदमी उस पर काम करते हैं वो डायरेक्ट लेबर हो गए। अब डायरेक्ट एक्सपेंशन यानी खर्च कितना है, यानी इन टोटल जैसे रॉ मटेरियल लाएं, फिर डायरेक्ट लेबर लाएं,
और डायरेक्ट एक्सपेंशन, इनके बीच जो खर्च होता है, डायरेक्ट जो इनके बीच खर्च होता है वो होता हमारे डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आता है। अब आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट मटेरियल लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? जैसे हम पहले तो बताएं कि डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल होता है, डायरेक्ट जो मटेरियल होता है रॉ मटेरियल होता है। किसी भी जो प्रोडक्ट तैयार करना है तो रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? कटिंग फ्लूइड होगा, स्टेशनरी आइटम, मतलब स्टेशनरी मतलब ये छोटा छोटा जो आइटम होता है। इनडायरेक्ट और टूल रिप्लेसमेंट होता है, जैसे टूल अगर हम प्रोडक्ट तैयार करें, टूल ख़राब हो गया तो फिर से टूल रिप्लेसमेंट करते हैं, दूसरा टूल लगा देते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। अब इनडायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा? जैसे इनडायरेक्ट लेबर ये होता है कि ऑफिसर की सैलरी देना, वॉचमैन की सैलरी देना। तो ऐसा थोड़ी ना कि जैसे अब हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं कंपनी में, तो वो ऑफिसर ही आकर वो प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा थोड़ी ना, वो लेबर ही बनाएगा। उस पर जो जो कर्मचारी लगते हैं, जो भी लेबर लगता है वो बनाएगा। लेकिन ऑफिसर को भी सैलरी देना पड़ता है और लेबर को भी सैलरी देना पड़ता है। तो ये हमारा जो कॉस्ट या टोटल जो कॉस्ट हमारा आता है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है। जैसे वॉचमैन को भी देना पड़ता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि जो आज वॉचमैन भी है वो भी आकर अब कंपनी में काम करे तो उसका सैलरी अलग, इसका सैलरी अलग, और वॉचमैनिंग करे तो उसका भी सैलरी अलग, ऐसा थोड़ी ना, नहीं। ये वॉचमैन जो कर रहा है तो उसका सैलरी उतना ही रहेगा। और ये जो ऑफिसर सैलरी होता है, इसमें जो हमारा जो कॉस्ट लगता है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये जो टोटल हमारा कॉस्ट ये सब जोड़ा जाता है, तो इनडायरेक्ट लेबर भी उसमें आएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सपेंस क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये हो गया, जैसे कंपनी में टेलीफोन का बिल हो गया, हाउस का रेंट देना हो गया, हाउस का रेंट हो गया, बिजली का बिल देना होता है, और पानी का, तो वगैरह वगैरह ये सब जितने भी हैं ये ऊपरी खर्च होता है कि क्या क्या जो जो इंतज़ाम किया जाता है प्रोडक्ट के अलावा, जो इंतज़ाम किया जाता है डायरेक्ट के अलावा, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। अब आता है अगला फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट है क्या? तो फैक्ट्री कॉस्ट देखते हैं हम। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में ये होता है कि हमारा जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये दोनों मिलकर हमारा जितने भी कॉस्ट लगता है ये हमारा होता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट होता है। अब टोटल कॉस्ट ये होता है, टोटल कॉस्ट देखते हैं। टोटल कॉस्ट ये होता है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग किया जाता है कि, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, तो मतलब जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, कोई माल तैयार कर रहे हैं तो उसका भी ये थोड़ी ना कि बना लें कंपनी में और वो कंपनी में ही रखा रहे कि ग्राहक आएगा तो कंपनी से उठा कर ले जाएगा, ऐसा थोड़ी ना। ऐसा हमको करना पड़ता है कि उसका एडवर्टाइज करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, तो उसमें जो हमारा कॉस्ट लगता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गया। अब मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट में ये होता है कि जैसे कोई अगर ग्राहक को दिखाना होता है कि ये इस्तेमाल करिए, तो मार्केट मार्केट के टाइप में वो जो हमारा कॉस्ट लगता है दिखाकर, या चाहे इस्तेमाल छोटा मोटा इस्तेमाल जो कराकर चेक किया जाता है, वो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट होता है। अब फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ये दोनों आते हैं। टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब आता है हमारा सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट ये होता है बेचना, मतलब हम जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं उसको बेचना भी है, तो बेचने में क्या क्या हमारा कॉस्ट लगता है, क्या क्या कॉस्ट हमको मिलता है, तो ये जो हमारा कॉस्ट यानी पैसा जो मिलता है तो ये हमारा सेलिंग कॉस्ट होता है। मतलब बेचने पर जो पैसा मिलता है वो हमारा सेलिंग कॉस्ट होता है। तो सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या होता है? टोटल कॉस्ट, मतलब अभी तक जितना प्रोडक्ट तैयार किए हैं उसके बीच जिस प्रोसेस से वो गुजरा है और उस पर जितना पैसा खर्च हुआ है वो तो हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। अगर इस खर्च के बाद जितना अगर हम खर्च किए हैं किसी मटेरियल को तैयार करने में तो उस पर टोटल कॉस्ट प्लस, तो अभी तक जो प्रॉफिट हमको मिलता है वो हम सेलिंग कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट है क्या? तो प्रोडक्शन कॉस्ट में देखते हैं जो जो हम प्रोडक्शन तैयार करते हैं वो प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट को अगर हम मिलाते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है।
तो प्रॉफिट का यहाँ पर देखते हैं, प्रॉफिट डिपेंड क्या करता है। प्रॉफिट जो डिपेंड करता है, कहता है कि सेलिंग कॉस्ट या रिवेन्यू, जो सेलिंग कॉस्ट है या रिवेन्यू है वो प्रॉफिट में जोड़ा जाता है। जो टोटल कॉस्ट है वो भी प्रॉफिट में ही आता है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट में से तो टोटल कॉस्ट निकलेगा, जो बचेगा वही तो हमारा प्रॉफिट होगा। वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना यूनिट हम तैयार किए हैं, तो उसमें जो हमारा यूनिट तैयार के अलावा जो उस पर जो यूनिट तैयार किए हैं उस पर बेचने के बाद जितना पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब आगे चलते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस, अब बताते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या। तो ब्रेक इवन एनालिसिस ये है कि जितना भी टेक्निक ये फाइंड हम ज्ञात किए हैं कि सेलिंग कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो इस पर जो टेक्निक हम रिलेशन प्राप्त करते हैं, इनके बीच जो रिलेशन होता है, इनके बीच जो कॉस्ट का रिलेशन ज्ञात करते हैं, वही हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है। ब्रेक इवन एनालिसिस ये कहता है कि कितने एनालिसिस हम करें, कितने पर ये प्रोडक्ट को हम बेचें कि हम न तो लॉस हो जाए और हमको प्रॉफिट मिले। ये हमको बताता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी इस पर एनालिसिस हम करें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हमें इस पर इन सभी चीज़ों पर एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अब आता है हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं? टोटल कॉस्ट दो प्रकार के होते हैं। टोटल कॉस्ट उसमें तो दिया था, टोटल कॉस्ट क्या क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और मार्केटिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट यहाँ पर दिया है। वो तो केवल कॉस्ट को जोड़ने के लिए, लेकिन टोटल कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं? टोटल कॉस्ट दो प्रकार के होते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट है क्या? तो फिक्स कॉस्ट ये कहता है कि हमारा जो रेंट है, हाउस का रेंट देते हैं, वॉचमैन हो गया चाहे ऑफिसर हो गया या एम्प्लॉयर्स है, इसका सैलरी देना होता है। ये तो फिक्स होता है कि हमको ये, अगर हमारा कंपनी डूब भी जाए और वॉचमैन जो रखे हैं, एम्प्लॉयर्स जो रखे हैं, तो उसको सैलरी तो देना ही देना है। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, या प्रोडक्ट जो तैयार करें उसका एडवर्टाइजिंग भी करना है, तभी लोगों को पता चलेगा कि क्या हम प्रोडक्ट तैयार किए हैं, तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट में आता है। अब आता है कॉस्ट ऑफ मशीन। तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन ये है कि अगर कोई मशीन हम लाए हैं कंपनी में या खरीद कर, या तो उस पर जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस मशीन से, ऐसा ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट तैयार किए तो फिर से दूसरा हम मशीन उठा कर लाएं या खरीद कर लाएं, ऐसा नहीं। हम जो उसी मशीन पर ही फिर से वो हम प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आता है, फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं, अब बात करते हैं, थोड़ा इसका बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कहता है कि मटेरियल कॉस्ट, इसमें जो मटेरियल लगता है ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो हमारा, अगर मटेरियल में कमी होता है तो फिर से हम मटेरियल खरीद के लाकर उसमें लगाते हैं, मतलब ये घटता बढ़ता रहता है। जो यानी ये मटेरियल वेरिएबल है, ये बढ़ता ही रहता है। अगर हम प्रोडक्ट तैयार करना है तो अगर घट गया, मटेरियल घट गया, तो फिर से हम रॉ मटेरियल को खरीद कर लाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ला कर रख दिए बस उसी से हमारा सब बन गया, सब अब बेच दिए, ऐसा नहीं। हम फिर से हम खरीद कर ला कर उसमें प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जो लेबर हम रखे हैं डायरेक्ट अपने द्वारा, तो वो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है। अब इसका अगर हम देखें ग्राफ, तो कुछ इस तरह बनेगा, कॉस्ट पर और वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर, कॉस्ट और वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट, इस पर कॉस्ट देखते हैं हम इस ग्राफ पर, और फिर से इस पर देखते हैं वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी यूनिट कितना हमको तैयार करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा फिक्स है, क्या क्या फिक्स है? रेंट फिक्स है, एडवर्टाइजिंग फिक्स है, कॉस्ट ऑफ मशीन फिक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा ये सब फिक्स होता है, पैसा जितना लगाएं ये हमारा फिक्स है कि देना ही देना है इन सबों को, ये हमारा फिक्स होता है।
और इसमें जो दे होता है, इसमें हमारा फिक्स तो होता है, लेकिन ये जो वेरिएबल कॉस्ट है आपको दिख रहा है ना यहाँ से, लेकिन ये यहाँ से होगा, यहाँ से दिखाया जाएगा। अगले चार्ट में हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आपको लगाना है। तो इसमें वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, तो इसमें देखिए ये बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपको मटेरियल लगाना है, चाहे कुछ भी पैसा लगाना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, तो ये आपको बढ़ता ही मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट ये घटेगा नहीं, ये आपको बढ़ता ही मिलेगा। अब आगे आते हैं, सेलिंग कॉस्ट क्या है। सेलिंग कॉस्ट है क्या? सेलिंग कॉस्ट का मतलब देखिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए। सेलिंग कॉस्ट तो ये कैपिटल यस है, कैपिटल यस और स्मॉल यस और यक्स। तो यस क्या कहता है, स्मॉल यक्स है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी एक यूनिट पर कितना पैसा लगाते हैं। एक यूनिट पर कितना पैसा, मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करना, मतलब अगर है क्या आपको बताते हैं, एक कोलगेट तैयार करना है, एक कोलगेट तैयार करना है, तो इस पर एक एक कोलगेट के लिए इस पर कितना पैसा हम लगाते हैं, तो मतलब रुपीज पर यूनिट, रुपीज पर यूनिट। तो इसमें दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और यक्स क्या दिया है, यक्स का मतलब दिया है नंबर ऑफ यूनिट। अगर हम यस में इससे गुणा कर देते हैं, तो जितना अगर हमको 10, 12, 14 जितना भी हम यूनिट अगर तैयार करना है, तो यक्स से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट हम आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है प्रेजेंट कॉस्ट, जो हम कॉस्ट लगाते हैं, प्रेजेंट कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट ये हो गया। अब आता है, ये तो हम आपको बताए थे फिक्स कॉस्ट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका फिक्स कॉस्ट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर आपको बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सेलिंग जो कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट को मतलब सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, सेलिंग कॉस्ट में आता है आपका टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या क्या होता है, टोटल कॉस्ट जो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट अब फिक्स में तो रहेगा ही रहेगा। तो जब सेलिंग कॉस्ट आप जब बेचेंगे प्रोडक्ट को, तो फिक्स कॉस्ट भी बेचेंगे उसमें, साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट बेचेंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, टोटल कॉस्ट बन गया। ये दोनों मिलकर क्या बन गया, टोटल कॉस्ट बन गया। तो जब सेलिंग कॉस्ट ऊपर और उठाते जाएंगे, मतलब बेचते जाएंगे अपने प्रोडक्ट पर, जब दाम लगाएंगे ज़्यादा, जितना अगर 5 रुपया का सामान है, आपके प्रोडक्ट पर 5 रुपया का बनाए हैं और उस पर दाम लगा रहे हैं कि 10 रुपया, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उठाना शुरू कर देंगे। यानी 5 रुपया ये जो इतना आया है आपका, 5 रुपया एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट होता है। 5 रुपया क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखिए ये हमारा प्रॉफिट होगा। और इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट से नीचे, यानी इस पर तो 5 रुपया है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, इस पॉइंट पर आपका 5 रुपया है। अगर इस पॉइंट से नीचे नीचे गए, यानी 4 रुपया के बेचे, 4 रुपया जब लगा दिए अपने प्रोडक्ट पर, तो क्या होगा, 1 रुपया आपका घाटा हो गया, 1 रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया। और यहाँ से जब 1 रुपया ऊपर लगा देंगे, तो 5 रुपया प्लस क्या हो जाएगा, 6 रुपया, तो यानी प्रॉफिट में आप चले जाएंगे। और यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो लॉस में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पर अगर आप न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है, मतलब अगर 5 रुपये का प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो न तो आपका प्रॉफिट हुआ और न ही लॉस हुआ। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट ये जो होता है, ये जो जाता है लाइन, ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट होता है। मतलब यहाँ 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 हम कितना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट बेचना है, 5 बेचना है, 6 बेचना है, 7 बेचना, 8 बेचना, 9 बेचना, 10 बेचना, कितना बेचना है, ये हमारा एक्स जो बताता है, नंबर ऑफ यूनिट बताता है कि कितना नंबर हमका, मतलब कितना प्रोडक्ट बेचना है या प्रोडक्ट है हमारे पास, ये हमको दर्शाता है। अब आगे क्या आता है, आगे आता टोटल कॉस्ट व स्केल
रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट स्केल रिवेन्यू। हम आपको बताए थे ना टोटल कॉस्ट स्केल रिवेन्यू, ये जो स्केल आपको दिखा रहा है सेलिंग कॉस्ट का टोटल कॉस्ट, तो मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो दिखा रहा है ये स्केल रिवेन्यू होता है। और EX क्या दिया था, नंबर ऑफ यूनिट यानी प्रोडक्ट जो ब्रेक इवन पॉइंट पर बेचनी पड़ेगी, जिससे न तो प्रॉफिट और न ही लॉस होगी। आगे देखिए, आगे दिया है सेलिंग कॉस्ट ऑलवेज सेलिंग कॉस्ट ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। हम आपको बताए थे ये सेलिंग कॉस्ट जो होता है आपका टोटल कॉस्ट आएगा और प्रॉफिट कॉस्ट आएगा। तो और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल मतलब जो जैसे जैसे आप पैसा लगाएंगे बढ़ता जाएगा फिक्स कॉस्ट इसके ऊपर, तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। प्रॉफिट तो नहीं इसमें दिखाएगा ना वेरिएबल कॉस्ट में, इसलिए सेलिंग कॉस्ट आपका क्या होता है, बड़ा होता है और वेरिएबल कॉस्ट छोटा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि EF बराबर जो होता है फिक्स कॉस्ट लिखते हैं, दर्शाते हैं, और EX को डिनोट करते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से। EX को क्या डिनोट करते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से। और जो स्मॉल भी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ध्यान दीजिएगा पर यूनिट की बात किया है, पर यूनिट। तो इसका फॉर्मूला हो गया कैपिटल V इक्वल एक्स, यानी कैपिटल V क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी फैक्ट्री कॉस्ट जितना कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट लगाए हैं इसमें आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल सेलिंग कॉस्ट क्या हो गया, टोटल सेलिंग कॉस्ट यस बराबर यस इंटू यक्स, ये होता है आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट। यस तो पता है ना, सेलिंग कॉस्ट पर प्राइज, सेलिंग कॉस्ट पर प्राइज यहाँ पर दिया, ध्यान दीजिए सेलिंग कॉस्ट पर प्राइज, सेलिंग कॉस्ट प्राइज पर यूनिट, सॉरी प्राइज पर यूनिट, प्राइज यानी प्राइज हो गया और यूनिट मतलब अगर एक यूनिट खरीदते हैं तो कितना रुपया लगेगा, ये आपका एक प्राइज पर यूनिट आपको बताता है सेलिंग कॉस्ट। अब फॉर्मूला देखिए, फार्मूला दिया टोटल सेल मतलब जितना आप बेचते हैं उसका टोटल कॉस्ट लगता है प्रॉफिट, यानी टोटल जो सेलिंग कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कैपिटल यस फिक्स, टोटल कॉस्ट में क्या क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब प्रॉफिट का तो प्रॉफिट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। समझ लीजिए ये आपकी ऊपरी कमाई है। और कैपिटल यस एफ प्लस भी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस पी यानी प्रॉफिट है। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, टोटल सेलिंग का, टोटल सेलिंग का होता है कैपिटल यस इंटू एक्स, और फिक्स का क्या होता है एफ होता है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है कैप स्मॉल भी इंटू एक्स। तो इस सभी को इसमें रख देते हैं, सभी को रखने के बाद क्या आता है हमारा, ये आपका इक्वेशन मिलता है। फिर अगर एक्स को एक तरफ रख लेते हैं और कॉमन लेते हैं एक्स को, जबकि एक्स क्या हमको दर्शाता है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर हम कितना प्रोडक्ट बेचते हैं, यहाँ पर जो फार्मूला मिलता है कितना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमको प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सभी हमको मिल जाता है। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट पे देखते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट हम आपको क्या बताए थे, ब्रेक इवन पॉइंट पे बताए थे ना तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला है, यहाँ पे जो आपका फार्मूला है पी प्रॉफिट, अगर पी पर जीरो रख देते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे तो प्रॉफिट जीरो होता है, अगर पी को जीरो रख देते हैं लॉस भी जीरो है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर यानी प्रोडक्शन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, यानी क्वांटिटी ऑफ यूनिट, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाए ब्रेक इवन पॉइंट पर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये SSC JEE में मैकेनिकल वालों ध्यान दो,
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी पर आपका न्यूमेरिकल बनता है ब्रेक इवन पॉइंट पर। अगर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं देता है तो आप यहाँ प्लस पी लगा देंगे, यह प्लस पी। तो टोटल सेल कितना होता है? टोटल सेल अगर देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर, टोटल सेल ब्रेक इवन पॉइंट पर, तो एस इंटू एक्स, एक्स क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट पर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इतना इक्वेशन हमको मिल जाता है ब्रेक इवन पॉइंट पर। क्यों? ये जो एक्स का मान है, पता चला कैसे? ये एक्स का मान है, जो एक्स बराबर कितना दिया है? एफ अपॉन एस माइनस भी। तो ये जो एक्स का मान इसमें रख देते हैं, और कैपिटल एस बराबर होता है एस इंटू एक्स। तो एक्स के जगह ये रख देते हैं, एक्स के जगह ये रख देते हैं। तो हमारा क्या आता है? टोटल सेल निकल जाता है, टोटल सेल निकल जाता है। अब आगे चलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कहता है कि कितना हम पैसा लगाएं अपने प्रोडक्ट में। जैसे कि आप कोई दुकान पर जाते होंगे आप, तो वो बोलता है कि इसमें तो हमको मार्जिन भी नहीं मिलेगा। तो इसके मतलब ये है कि अगर जो प्रेजेंट सेल वो कितना मार्केट में सेल हो रहा है प्रोडक्ट, अगर उसका भी पैसा रखे और ब्रेक इवन पॉइंट पर, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, यानी जितना का खरीदा है उतना ही बेचें, और जो मार्केट में चल रहा है उसके दाम पर अगर वो बेचें, तो इन दोनों का अगर माइनस कर देता है तो आपका मार्जिन निकल जाता है। आपका क्या हो जाता है? मार्जिन निकल जाता है। मतलब मार्जिन मतलब ऊपरी कमाई भी कितना, मतलब मार्जिन वो उस लेवल पर होता है जो प्रॉफिट में जाता है, मार्जिन होता है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो मार्जिन, मार्जिन प्लस सेलिंग कॉस्ट का अगर रेशियो देखें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन प्रेजेंट सेल, प्रेजेंट सेल। यहाँ पर देखें एक चीज़ दिया है, इट्स ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्ट टर्म एनालिसिस। इसको शॉर्ट टर्म एनालिसिस के द्वारा भी देखा जाता है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस के द्वारा देखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कहीं नोट करके लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म एनालिसिस, क्योंकि ये पूछा है, एसएससी जेईई में ये पूछा है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करें या ना करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, ख़राब लगा तो ख़राब लिखें, आपकी मर्ज़ी। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।